नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को रिहाई नहीं मिली। केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर तब तक के लिए स्टे लगा दिया जब तक वो ईडी की पिटीशन पर फैसला नहीं करता। हालांकि आज हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर दिन भर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया। अदालत ने ईडी से रिटर्न सबमिशन मांगा है। इसके बाद हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि केजरीवाल को शराब घोटाले के केस में रेगुलर बेल देने के लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगानी है या नहीं। इसके बाद तय होगा कि केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या नहीं। पिछले 24 घंटे में केजरीवाल की जमानत को लेकर जबरदस्त ड्रामा हुआ। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जश्न कैसे मनाना है, इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। किन नेताओं के भाषण होने हैं, कहां कहां स्वागत होना है, पूरा प्लान बन गया था। मिठाइयों, फूलों, पटाखों का इंतजाम भी कर लिया गया था। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिश सिंह राजघाट भी हो आए। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलकर सारा प्लान भी उनके साथ शेयर कर लिया। लेकिन ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की पिटीशन फाइल की। दोनों पक्षों की दलीलें 4:30 बजे तक चली। उस वक्त तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता था कि केजरीवाल शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे, फैसला उनके पक्ष में होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं सुनाया। लोअर के कोर्ट के फैसले पर अगले आदेश तक के लिए स्टे लगा दिया और फैसला रिजर्व कर लिया। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा झटका था। 5 बजते बजते आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा छा गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, यह भी इंटरेस्टिंग है। लोअर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, ईडी ने किस आधार पर हाई कोर्ट में इसका विरोध किया, केजरीवाल के वकीलों ने हाई कोर्ट में क्या दलीलें दी और आखिर में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की तैयारियों पर पानी कैसे फिरा। असल में लोअर कोर्ट से कल देर शाम अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में जबरदस्त उत्साह था। वैसे तो आज केजरीवाल के जेल से बाहर आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जश्न कल रात से ही मनाना शुरू कर दिया। पार्टी ऑफिस से लेकर अरविंद केजरीवाल के घर तक हर जगह पटाखे चले, मिठाइयां बांटी गई। आज जब केजरीवाल को जेल से बाहर आना था, उसके बाद क्या होगा इसकी भी तैयारी कर ली गई थी। पटाखे पहुंच गए, आतिशबाजी का इंतजाम हो गया, मिठाइयों का इंतजाम हो गया। कार्यकर्ताओं को सुबह से ही पार्टी दफ्तर में जमा होने के लिए न्योता दे दिया गया। आज का पूरा प्लान कल रात में ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की मीटिंग में तैयार कर लिया गया था। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि तय यह हुआ था कि आज सुबह आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता पार्टी ऑफिस पर इकट्ठा होंगे। इसके बाद सारे नेता राजघाट जाएंगे। राजघाट से सबको दिल्ली के भोगल इलाके में पहुंचना था, जहां दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी का आज से अनशन शुरू होना था। सुनीता केजरीवाल समेत पार्टी के सभी नेता वहां पहुंचते, फिर केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लाने के लिए तिहाड़ जेल जाते। केजरीवाल के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल पहुंचने के लिए कहा गया था। तिहाड़ से छूटते ही केजरीवाल भी भोगल जाकर आतिशी के धरने में शामिल हो जाते। प्लान के मुताबिक आज सुबह पार्टी के नेता राजघाट गए। सारे प्लान पर आखिरी मोहर लगवाने के लिए सौरभ भारद्वाज आज सुबह केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल भी गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को यकीन था कि केजरीवाल जेल से बाहर जरूर आएंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे तक लोअर कोर्ट के फैसले की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को यकीन था कि जब ऑर्डर की कॉपी नहीं होगी तो ईडी किस आधार पर फैसले को चैलेंज करने कोर्ट जाएगी। लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट अर्जेंट हियरिंग के लिए तैयार हो गया और तब तक केजरीवाल के जेल से रिहा करने पर रोक लगा दी गई। जब तक ईडी की अपील पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक
ये फैसला नहीं होगा कि केजरीवाल को जेल में रखा जाए या नहीं। इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहला झटका लगा। इस दौरान लोअर कोर्ट के फैसले की कॉपी भी आ गई। कल राउज एवेन्यू की स्पेशल ईडी कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के अपने फैसले में क्या क्या कहा था, यह भी मैं आपको बता देता हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट की जस्टिस न्याय बिंदु ने अपने ऑर्डर में कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है। ईडी अब तक मनी ट्रेल का पता नहीं लगा पाई है। ईडी के वकील एसवी राजू ने जमानत पर सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि जांच एक आर्ट है, कला है। ईडी के इस तर्क पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा, अगर ईडी के इस तर्क को मान लिया जाए तो आरोपी को ईडी कलात्मक तरीके से गिरफ्तार करके आर्टिस्टिक तरीके से उसके खिलाफ सबूत जुटाकर जेल में रखना चाहती है। जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा, सीबीआई और ईडी ने इस मामले की पहली एफआईआर में केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया था। लोअर कोर्ट ने कहा कि चुनाव के 2 साल बाद भी अगर 100 करोड़ की रकम का मनी ट्रेल रिकवर नहीं हुआ है तो ईडी किस आधार पर यह कहती है कि यह पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था। जज न्याय बिंदु ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि निचली अदालतों के जजों को जमानत के पेंडिंग केसेस में अपने लेवल पर फैसला करना चाहिए। इन्हीं बातों के आधार पर राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट का डिटेल फैसला आया तो आम आदमी पार्टी के नेता खुशी से फूल गए, गदगद हो गए। संजय सिंह ने कहा, कोर्ट का फैसला ईडी और उनके आकाओं के मुंह पर तमाचा है। अब बीजेपी के नेताओं को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और उल्टे बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए जिन्होंने शराब घोटाले के आरोपियों से चंदा लिया। सब लोग जानते हैं कि पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना कितना कठिन होता है और जब नियमित जमानत मिलती है तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि जज इस बात से, न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो निर्दोष है। यह लिखा हुआ है पीएमएलए के कानून में। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाई कोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए और चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत की मनी ट्रेल शरद रेड्डी के मामले में बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वो रिश्वत भाजपाइयों ने ली है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। जब संजय सिंह लोअर कोर्ट के फैसले के आधार पर उत्साहित होकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त ईडी के वकील कोर्ट के फैसले की कॉपी लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि लोअर कोर्ट ने फैसला करने से पहले ईडी के वकील की पूरी बात नहीं सुनी। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और जोहेब हसन ने बहस की और केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने मोर्चा संभाला। पहले तो केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के पिटीशन का ही विरोध किया। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ईडी की पिटीशन पर तुरंत सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। ईडी के वकीलों ने कहा लोअर कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। एएसजी एसवी राजू ने कहा उन्हें दलीलें पेश करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। लोअर कोर्ट ने न तो ईडी के दस्तावेज देखे न सबूतों पर गौर किया। एसवी राजू ने कहा कि लोअर कोर्ट ने इतने बड़े मामले में यहां तक कह दिया कि अदालत को जमानत पर फैसला करना है, इतने भारी भरकम दस्तावेज देखने का वक्त कोर्ट के पास नहीं है। ईडी के वकील ने कहा लोअर कोर्ट का फैसला बहुत चौंकाने वाला है, जबकि ईडी के पास तो उस शख्स का बयान है जिसने कहा था कि उसने शराब घोटाले में
100 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल पता लगा लिया है, जबकि लोअर कोर्ट कह रहा है कि कोई मनी ट्रेल नहीं है। एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ इसलिए बेल नहीं दी जा सकती कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। सिंघवी ने कहा कि ईडी का रवैया, ईडी के वकील की दलीलें सियासी विरोध जैसी लगती हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी का रवैया निष्पक्ष नहीं है, इसलिए जमानत का इतना विरोध किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोअर कोर्ट के जज ने केजरीवाल को बेल दे दी, इसलिए अब ईडी के वकील जज को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट विक्रम चौधरी ने बहस की। कहा कि लोअर कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करके बहुत सोच समझकर फैसला दिया, इसलिए लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बहस के बाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपना अपना रिटर्न सबमिशन देने को कहा और फैसला रिजर्व कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक लोअर कोर्ट के जमानत के फैसले पर स्टे रहेगा, यानी हाई कोर्ट का आदेश आने तक केजरीवाल जेल में रहेंगे। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा उन्होंने बेल पर स्टे लगाने की जो मांग की थी, तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और जमानत देने को उन्होंने जो हाई कोर्ट में चुनौती दी है, उस पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया। बेल के स्टे को लेकर फैसला अगले 2-3 दिन में आने की उम्मीद है। आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर, ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है। नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू, हाँ, हो गया। कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा। और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी, उसमें नोटिस इशू हुआ है। केजरीवाल की बेल के ऑर्डर पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया तो आम आदमी पार्टी नाराज हो गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा आखिर बेल ऑर्डर आए बगैर हाई कोर्ट ने स्टे कैसे लगा दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा बेल ऑर्डर में लोअर कोर्ट के जज न्याय बिंदु ने ईडी का पूरा केस ध्वस्त कर दिया है, इसलिए अब भारत सरकार के वकील एसवी राजू अदालत में लोअर कोर्ट के जज के खिलाफ अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई और कल जब अरविंद केजरीवाल को इन महिला जज ने बेल दी है तो इनके बारे में क्या क्या आज हाई कोर्ट में कहा गया वो शर्मसार करने वाला है कि केंद्र सरकार की एजेंसी एक जज के विषय में ऐसा कह सकती है, ये कभी सुना नहीं गया। मैं हैरान हूं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था तभी हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया कि उनकी जो जमानत है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। ये कभी सुनने वाली बात नहीं है, ये कभी सुना नहीं गया, कभी इस तरीके का कोई मामला सामने आया नहीं। और ये जो जज साहिबा हैं, मुझे याद आता है इसी तरीके की एक जज साहिबा थी गीतांजलि गोयल जी। 2 साल पहले उन्होंने भी ईडी से सत्येंद्र जैन साहब के मामले में जब कड़े प्रश्न पूछे तो उस जज को बदलवा दिया गया था। असल में जजेस के बारे में इस तरह से पब्लिक में डिस्कशन करना ठीक नहीं है। जज के बारे में कोर्ट में कोई वकील क्या कहता है ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी बातों पर बचना चाहिए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बेल को क्लीन चिट मानकर उसका जश्न मनाकर आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया उनको न कानून की समझ है न लीगल प्रोसेस की जानकारी है। मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी तो अदालती प्रक्रिया का सम्मान करती है, जो भी फैसला होगा वो पार्टी कबूल करेगी। वैसे आम आदमी पार्टी के जो ये मूर्खों का गैंग है ना, वो इस समय
अब मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, उन लोगों का मुखिया जेल में है और इतना घिनौना केस में जेल में है, शराब के घोटाले में जेल में है, उन लोगों को बेल भी लगती है कि बरी हो गए, तो बेल को ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये लोग मानसिक रूप से कितने दिवालिया हो चुके हैं। मैं इसको कोर्ट का एक प्रोसेस मानता हूं और जो भी कोर्ट निर्णय करेगा, निचली कोर्ट है, उच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, इन सारे प्रोसेस में जो होगा हम उसका सम्मान करेंगे। ये बात सही है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते तो ईडी के लिए ये बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होता और आम आदमी पार्टी इसे अपनी बहुत बड़ी जीत करार देती, क्योंकि पीएमएलए में जमानत मिलने का मतलब है केस का लगभग समाप्त होना। पीएमएलए की धारा 45 में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को जांच एजेंसी की दलीलों को डिटेल में सुनना होगा। जमानत तभी दी जा सकती है जब कोर्ट को यह भरोसा हो जाए कि आरोपी बेकसूर है, उसका मनी लॉन्ड्रिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए जब केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने जमानत दी तो आम आदमी पार्टी के नेता खुशी से नाचने लगे और ईडी के वकील फैसले की कॉपी आने से पहले ही हाई कोर्ट की तरफ दौड़े। आम आदमी पार्टी के नेता सोच रहे थे कि जब तक लोअर कोर्ट के फैसले की कॉपी आएगी, बहस शुरू होगी, हाई कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके होंगे और फिर कुछ नहीं होगा, मामला लंबा खींचेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई होने तक लोअर कोर्ट के आदेश के एग्जीक्यूशन पर रोक लगा दी। ये आम आदमी पार्टी को पहला झटका लगा और ईडी के लिए बड़ी राहत थी। अब कोर्ट का फैसला आने में वक्त लग सकता है, हो सकता है तब तक गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाएं और मामला वेकेशन बेंच के बजाय रेगुलर बेंच में आ जाए और फिर उसका फैसला आने में भी देर हो सकती है। इसीलिए अब केजरीवाल को थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा और यह इंतजार कितना लंबा होगा कोई नहीं कह सकता। केजरीवाल तो जेल से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन दिल्ली की वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंह का धरना शुरू हो गया। आतिशी सिंह दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने में केंद्र सरकार से मदद की मांग को लेकर आज भोगल में भूख हड़ताल पर बैठ गई। उन्होंने कहा दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा सरकार दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही, हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली को पानी देने को तैयार है लेकिन हरियाणा की सरकार उसमें भी मदद नहीं करती। आतिशी ने कहा उन्होंने हरियाणा सरकार से अपील की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कहीं से राहत नहीं मिली तो उनके पास दिल्ली के लोगों के हक के लिए भूख हड़ताल करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का बहुत ज्यादा संकट है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले पत्र लिखा। मैंने कहा कि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप ही हमें हरियाणा से पानी दिलवा दीजिए। लेकिन पानी दिलवाना तो दूर की बात है, हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आतिशी अपनी नाकामी छुपाने के लिए धरना दे रही हैं। मनोज तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली में पानी तो खूब है, बस आम आदमी पार्टी की सरकार इसको जनता तक ठीक से पहुंचा नहीं पा रही। मनोज तिवारी ने कहा अगर आम आदमी पार्टी से काम नहीं हो पा रहा तो वो जल विभाग बीजेपी को दे दें,
फिर वो दिखा देंगे कि काम कैसे होता है, लोगों को पानी कैसे मिलता है। फिर वो जल बोर्ड हमारे हवाले कर दे, आज से वो सरेंडर कर दें कि जल बोर्ड आप लीजिए। और पीछे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही कि ये व्यवस्था को 15 दिन के अंदर सुचारू रूप से किया जा सकता है। हम वही बात कर रहे हैं कि आपसे नहीं चल रहा है तो जरा एक डिपार्टमेंट दे दो कि चलो भाई ये सांसद लोग चला लें। क्या हम बुलाएंगे जल बोर्ड के हेड को तो हमारे पास आएगा? क्या हम जल बोर्ड के एक सांसद के रूप में अगर मैं जल बोर्ड के हेड को बुलाता हूं कि चलो मेरे साथ, अभी मैं सुबह सुबह सोनिया विहार पे योगा ऑन वाटर कर रहा था, पानी कहां से आया? पानी का जल समुद्र भरा हुआ है, वहीं सोनिया जलाशय है, वहीं सोनिया प्लांट है, तो पानी तो अपार है। और वो भी आज 21 जून है, किसी भी टाइम इस समय बारिश होगी और पानी सड़कों पे और नदियों में भर जाएगा। उस समय भी जब इतना पानी भरा हुआ है तो दोष पानी पहुंचाने वाले की है, दोष पानी बेचने वाले की। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि आज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश हो गई। एक हफ्ते में मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा और उसके बाद पानी की दिक्कत अपने आप दूर हो जाएगी। आतिशी का धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है तब दूसरी नई मुसीबत शुरू हो जाए। अगर ज्यादा बारिश हुई, यमुना में ज्यादा पानी आया, पिछली बार की तरह दिल्ली में फिर से पानी भरा, तो उस समय फिर आतिशिंग इल्जाम लगाएगी कि हरियाणा सरकार ने यमुना में पानी नहीं छोड़ा गर्मी में, पर बारिश हुई तो जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ दिया, इसलिए पानी भर गया। इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल धरने पर बैठने के बजाय आतिशी को यह देखना चाहिए था कि दिल्ली में यमुना की सफाई ठीक से हुई है या नहीं, नालों की सफाई का काम हो पाया है या नहीं, वरना हो सकता है एक मुसीबत से दिल्ली वाले निजात पाएं और दूसरी मुसीबत में फंस जाएं। अब बात करते हैं नीट एग्जाम की, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इसमें गड़बड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई के बाद कोर्ट नीट की परीक्षा रद्द करता है तो बाकी सारे प्रोसेस अपने आप ही रद्द हो जाएंगे, इसलिए काउंसलिंग पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस मामले में आज बिहार से 2 बड़ी खबरें आई। पहली ये कि आज बिहार पुलिस ने नालंदा में संजीव मुखिया के घर पर छापेमारी की। संजीव मुखिया वो शख्स है जिसे नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। संजीव मुखिया नालंदा उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के तौर पर तैनात है। इससे पहले भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक कराने में उसका नाम सामने आ चुका है और वो जेल भी जा चुका है। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने नालंदा में लोकल पुलिस के साथ मिलकर संजीव मुखिया के घर पर दबिश दी, लेकिन संजीव मुखिया वहां नहीं मिला, वो अभी भी फरार है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक के इस मामले में 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं जो नालंदा के ही रहने वाले हैं और संजीव मुखिया के करीबी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक का नाम है चिंटू और दूसरे का नाम है पिंटू। चिंटू और पिंटू को एग्जाम से पहले ही नीट का पेपर मिल गया था। 5 मई को सुबह 5 बजे चिंटू के मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आ गई। इसके बाद पिंटू ने इसका प्रिंट निकाला और उन स्टूडेंट्स को रटने के लिए दे दिया जिनसे उसने एडवांस में पैसे लिए थे। पुलिस ने इस मामले में जिन 4 स्टूडेंट्स को चीटिंग केस में अरेस्ट किया है, पूछताछ के दौरान उन्होंने चिंटू और पिंटू के रोल के बारे में पुलिस को जानकारी दी। बिहार में नीट के पेपर के लीक के मामले में अब तक कई किरदार सामने आ चुके हैं। संजीव मुखिया ने पेपर लीक कराया, पेपर चिंटू पिंटू के पास पहुंचा, दोनों ने पेपर और आंसर शीट बांटे। जिन स्टूडेंट्स को पेपर और आंसर शीट दिए गए उनके ठहरने का इंतजाम सिकंदर यादवेंद्र ने प्रीतम कुमार की मदद से कराया। अब बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट प्रीतम कुमार से पूछताछ की तैयारी कर रही है। प्रीतम कुमार एसडीएम रैंक का अफसर है, तेजस्वी यादव का पीएस है, इसलिए इस मामले में तेजस्वी पर भी इल्जाम लगे। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि सरकार को जो जांच करनी है करा ले, उन्हें कोई डर नहीं है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग इस मामले में उनका नाम जबरदस्ती घसीट रहे हैं और जो लोग नीट पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। अरे जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में, यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रिएक्ट किया। ललन सिंह ने कहा, जिसे जांच के लिए बुलाना है, किसे बुलाना है, कब बुलाना है, कब पूछताछ करनी है, कब गिरफ्तार करना है, ये तेजस्वी यादव नहीं बताएंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ललन सिंह ने कहा, जो भी इस मामले में गुनहगार होगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, वो चाहे कोई भी हो। ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है। जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जब से वो पीएम बने हैं इस बार रेल दुर्घटना पेपर लीक केवल हो रहा है। अब उनका बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए, तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। आरजेडी अब इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश कर रही है। आज आरजेडी ने एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ। एक दिन पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा सोशल मीडिया पर इसी तरह की तस्वीर पोस्ट करते पाए गए थे और उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी नीट पेपर लीक मामले के आरोपी अमित आनंद के साथ एक तस्वीर में। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा, राजनीति में तमाम लोगों से मुलाकातें होती हैं, कई लोगों के साथ ऐसी तस्वीरें होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति से उनका कोई पर्सनल संबंध नहीं है और जिसके भी खिलाफ सबूत मिलेंगे उस पर कार्रवाई जरूर होगी। एक चीज समझ पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और बिहार में भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। ये तो शिक्षा मंत्री ने भी माना है कि बिहार में कुछ जगह नीट में गड़बड़ी की बात सामने आई है, लेकिन ये लोकलाइज है, आइसोलेटेड इशू है, ये उनका दावा है। ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे देश में नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां इसे देशव्यापी मुद्दा बना रही हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने देश के अलग अलग शहरों में नीट एग्जाम को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, पटना, रांची, बेंगलुरु, जम्मू से लेकर गुवाहाटी तक सब शहरों में कांग्रेस के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सबने एक ही बात कही, बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, बीजेपी जानबूझकर पेपर लीक करवाती है। मोदी दूसरे देशों के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो फिर पेपर लीक क्यों नहीं रोक सकते। कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि नीट के एग्जाम को
रद्द किया जाए और एनटीए के चेयरमैन के खिलाफ एक्शन हो। एक विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था जिसमें रूस और यूक्रेन, हमास और इजराइल की युद्ध रुकवाने की बात कही गई थी। वार रुकवा दी पापा। आज नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा। और ये पेपर लीक कोई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की बात नहीं है। ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। जब बिहार में मई महीने में एफआईआर दर्ज हो गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान जी का ये कहना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो सबसे पहले मांग तो ये है कि परीक्षा निरस्त होना चाहिए। दूसरा, जो एनटीए है उसके चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा मंत्री जो गोलमोल घुमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए। लेफ्ट पार्टीज के स्टूडेंट विंग नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों की मांग है एनटीए को खत्म किया जाए, पहले वाला सिस्टम लागू हो, राज्यों को अपने यहां परीक्षाएं कराने का हक हो, क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। पिछले 10 साल से पूरा का पूरा रुझान क्या रहा मोदी सरकार का। अब जो है ये एनडीए अलायंस की सरकार है, हाँ, तो वो अलग बात है। लेकिन मोदी सरकार जब थी 10 साल, पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था की केंद्रीयकरण। अब इस तरीके की टेस्टिंग की है जिसके अंदर ये घोटाले इतने सारे सामने आ रहे हैं। और ये पहली बात नहीं है। हम जो मुख्य बात ये कह रहे हैं कि ये जो केंद्रीयकरण कर रहे हो ये पूरे टेस्टों की, इसको जो है अब हटाइए। जो पुराना सिस्टम रहा है जहाँ पर राज्यों का भी अपना अधिकार है। याद रखिएगा, संविधान के अंदर शिक्षा का जो टॉपिक है वो है आपके कंकरेंट लिस्ट में, यानी इसके अंदर जिम्मेदारी राज्यों का भी है, केंद्र का भी है। अब केंद्र एक तरफा वो पूरी जिम्मेदारी वो खुद ले रही है और निर्णय ले रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने हमेशा की तरह नीट एग्जाम को लेकर एक ऐसी बात कही जो सनसनीखेज है, ऐसी बात जो कोई और दूसरा सोच भी नहीं सकता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नीट एग्जाम में सिर्फ 5% मुसलमान अपीयर होते हैं, बाकी तो सब हिंदू हैं। दिग्विजय ने कहा हिंदुओं के बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, फिर भी आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी खामोश बैठे हैं। अब उनका हिंदुत्व कहां गया? पूरे देश में एक अविश्वास पैदा हो गया। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं। अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? वो पालक जो अपने जीवन की कमाई अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजकर नीट के एग्जाम भरोसे दिलाते हैं कि उनका बेटा बेटी नीट में पास होंगे, लेकिन आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया। प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मैंने आपको सिर्फ 3 नेताओं के बयान सुनवाए। ऐसे बयानों की आज भरमार रही। वक्त की कमी है, सबके बयान तो आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन जिन 3 नेताओं के बयान मैंने सुनवाए उन्हें सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि मामला तो बच्चों के भविष्य का है, लेकिन विरोधी दल इसमें अपना भविष्य देखने लगे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वरना नीट एग्जाम का हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना? यूक्रेन और रूस से क्या मतलब? इजराइल और हमास वॉर से इसका क्या संबंध? इसमें राज्य और केंद्र का मुद्दा कहां से आया? असली बात है कि नीट का एग्जाम है या फिर नेट एग्जाम को कैंसिल करने का मामला। इन दोनों इश्यूज को विपक्ष नरेंद्र मोदी पर हमला करने का हथियार बना रहा है और स्टूडेंट्स को
ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सही है कि हमारे देश में पेपर लीक बड़ी प्रॉब्लम है। पुलिस भर्ती हो, पटवारियों की भर्ती हो, टीचर्स की भर्ती हो, मेडिकल एग्जाम हो, एनईटी का एग्जाम हो, हर बार पेपर लीक की खबरें आती हैं। और यह भी सही है कि हमारे देश में एग्जाम्स में अपेयर होने वालों की तादाद करोड़ों में होती है। इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम्स को कंडक्ट कराना बड़ा चैलेंज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के दौर में जब एक क्लिक पर 20,000 करोड़ बिना गलती के 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं, जब बिना लीकेज के राशन 80 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है, तो फिर एग्जाम पेपर सुरक्षित तरीके से एग्जाम सेंटर पर बच्चों के पास क्यों नहीं पहुंच सकता। एनटीए के कामकाज की, एग्जाम के प्रोसेस की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आज फिर एनटीए ने 25 से 27 जून तक होने वाली CSIR यूजीसी के परीक्षा को रद्द कर दिया और वजह दी कि लॉजिस्टिक इश्यूज के कारण एग्जाम कराना संभव नहीं है। एग्जाम की नई तारीखें जल्दी बताई जाएंगी। अब इस पर भी विवाद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को दुनिया के दूसरे देशों के मॉडल्स को स्टडी करना चाहिए, अपने सिस्टम की गड़बड़ियों को दूर करना चाहिए और विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि वो ओछी बयानबाजी करने के बजाय सरकार को कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें। ये सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है। इस भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और पेपर लीक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी समाज आमने सामने आ गए हैं। ओबीसी समाज के नए लीडर लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमरे मराठा समाज के लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट देने के विरोध में अनशन पर बैठे हुए हैं। हाके की मांग है कि सरकार मराठा समाज को दिए गए कुणबी सर्टिफिकेट रद्द करे और यह भरोसा दे कि ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करेगी। हाके के सपोर्ट में महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज बीड और लातूर में ओबीसी समाज के लोग सड़क पर उतरे। आंदोलन बढ़ता देखकर आज सरकार की तरफ से गिरीश महाजन, उदय सामंत, अतुल सावे, सांसद संदीपन घुमरे और विधायक गोपीचंद पडलकर ने लक्ष्मण हाके से मुलाकात की, उन्हें मनाने की कोशिश की, भूख हड़ताल वापस करने की अपील की। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी अनशन पर बैठे दोनों नेताओं से फोन पर बात की, लेकिन लक्ष्मण हाके और वाघमरे भूख हड़ताल तोड़ने को राजी नहीं हुए। हालांकि सरकार से बातचीत करने के लिए लक्ष्मण हाके ने एक डेलीगेशन मुंबई भेजा। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों के साथ ओबीसी नेताओं की बैठक हुई। मीटिंग में तय किया गया कि सरकार पिछड़े वर्ग के नेताओं की जायज मांगों को मानेगी। सरकार इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी और कल एक बार फिर मंत्रियों के डेलीगेशन को हाके और वाघमरे को मनाने के लिए जालना भेजेगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री जो है बहुत सकारात्मक है इसके ऊपर। कुछ बातें उन्होंने मान ली है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे सवाल हम आने वाले अधिवेशन में सारे पार्टियों के नेताओं को बुलाकर उनके सामने उसको रखेंगे और ना ओबीसी और जो घुमंतु है उनके ऊपर भी अन्याय नहीं होना, मराठा समाज के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा। ये कोशिश हमारी रहेगी। जो आपको जिस कैटेगरी में आप है, ओबीसी में है, एसीबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो उसको जो है आधार कार्ड से जोड़ेंगे ताकि एक आदमी, एक व्यक्ति, एक शख्स एक ही जगह जो है वो अर्जी कर सकता है। ये होगा और साथ में जो जहाँ जहाँ कानून हाथ में लिया जा रहा है वहाँ हम कड़क कार्रवाई करेंगे। एकनाथ शिंदे ने आरक्षण के मुद्दे को चतुराई से, समझदारी से हैंडल नहीं किया और अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शिंदे ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता तो निकाला, लेकिन उससे मनोज जरांगे पाटिल भी खुश नहीं है। जरांगे पाटिल का कहना है कि मराठाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल करके रिजर्वेशन दिया जाए, सबको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए।
दूसरी तरफ लक्ष्मण हाके का आंदोलन इस मांग को लेकर है कि मराठाओं को दिए जा रहे कुणबी प्रमाण पत्र रद्द किए जाएं। अब महायुति के नेताओं के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। एक की मांग मानते हैं तो दूसरे का नाराज होना तय है। और चूंकि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन सिर पर है, इसलिए किसी भी वर्ग को नाराज करने की मुसीबत कोई नहीं बोल लेना चाहता। महाविकास आघाड़ी के नेता इसी बात का फायदा उठा रहे हैं और आग में घी डालने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। आज भारत की परंपरा, संस्कृति, इन सब चीजों के लिए गौरव का दिन है। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। भारत समेत दुनिया भर के तमाम मुल्कों में लोग योग करते हुए दिखाई दिए। इस बार योग डे का थीम था योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में कश्मीर के लोगों के साथ योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल लेक के किनारे होना था, लेकिन ऐन मौके पर बारिश की वजह से यह कार्यक्रम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। बड़ी बात है कि बारिश के बावजूद कश्मीर के लोग योग करने के लिए मैदान में डटे रहे। बड़ी संख्या में कश्मीर के लोकल लोग और नौजवानों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग किया। प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ भी की। योग के बाद कार्यक्रम में आए लोगों के साथ नरेंद्र मोदी ने सेल्फी ली, उनसे बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ मोदी सरकार के सारे मंत्री आज योग करते हुए नजर आए। अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आम लोगों के साथ योग किया। राजनाथ सिंह ने आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के साथ योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तीनों सेनाओं के जवानों ने योग दिवस के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया। हरिद्वार से स्वामी रामदेव ने पतंजलि आश्रम में हजारों लोगों के साथ रोज की तरह योग किया। योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, योग अब दुनिया को जोड़ रहा है, सरहदों को तोड़ रहा है। मोदी ने कहा कि योग केवल विद्या नहीं, विज्ञान है, जिसे अपनाने से आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत से फायदे मिलते हैं। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। योग से चमत्कार कैसे होता है, इसको लेकर अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। कोविड के दौरान जब सब लोग परेशान थे, डरे हुए थे, इंडिया टीवी ने स्वामी रामदेव की मदद से एक शो लॉन्च किया। इस शो का नाम उस वक्त था कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग। लोग घरों में बंद थे। करोड़ों लोगों ने इस शो के माध्यम से योग सीखा, कोविड का मुकाबला किया। कोविड का प्रकोप खत्म होने के बाद भी हमने इस शो को जारी रखा। आज भी
चाहे गरीब तबके के लोग हों, मिडिल क्लास के लोग हों, साधन संपन्न लोग हों, सब इस शो को देखते हैं, योग सीखते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स, बहुत बिजी रहने वाले लोग भी मुझे बताते हैं कि कैसे स्वामी रामदेव के इस शो से उन्हें फायदा हुआ। घर बैठे योग देखा, सीखा और किया और आज भी करते हैं। यहां एक बात और कहना चाहता हूं, योग विद्या का यह शो इतना बड़ा बना, इतना प्रभावशाली बना क्योंकि स्वामी रामदेव ने इसके लिए जान लगा दी। योग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो नए नए आइडियाज लेकर आए। हर सुबह साल में 365 दिन योग का ये शो किया, आज भी करते हैं, प्रतिदिन करते हैं और ये समाज की सेवा का काम है और मेरा आपसे वादा है हम इसे निरंतर करते रहेंगे। योग की महिमा तो पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन एम्स में हो रही रिसर्च ने यह बताया कि ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र का पाठ असाध्य रोगों से लड़ने में कैसे मददगार होता है। दिल्ली एम्स में मंत्रों के प्रभाव पर कई साल से रिसर्च चल रही है। एम्स का फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट पर ओम और गायत्री मंत्र के उच्चारण के असर का अध्ययन कर रहा है और इस अनुसंधान में जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। योग, मेडिटेशन और मंत्रोच्चार मिलाकर तैयार की गई इस थेरेपी का इस्तेमाल करने के बाद मोटापे, मेंटल डिसऑर्डर, डायबिटीज, आर्थराइटिस और यहां तक कि कैंसर के मरीजों की रिकवरी समय से पहले हुई। फिजियो डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर केपी कोचर ने बताया कि बीमारी के बाद मरीज का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। योग, मेडिटेशन और मंत्रों के इस्तेमाल से ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो तेज होता है, जिससे दिल और दिमाग के फंक्शन में स्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और हीलिंग जल्दी हो जाती है। हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो भी, और जो मंत्र हैं, चाहे वो ओम चैंटिंग हो, चाहे वो गायत्री मंत्र का जाप हो, हम लोग इस पर रिसर्च इस तरह से करते हैं कि ऐसा करने से ब्रेन में ऑक्सीजन की सुलभता कैसे बढ़ती है, हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का रेंज कैसे बढ़ता है और हमारे जो स्ट्रेस के पैरामीटर्स हैं जैसे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा कैसे कम होती है। शरीर क्रिया विज्ञान यही बताता है कि हम कितना खाएं, कितना सोएं, कितना स्ट्रेस लें, कितनी एक्सरसाइज करें और अपने मन और अपने मस्तिष्क का किस तरह से हम सामंजस्य करें, जो कि योग भी कहता है। रिसर्च में हम यही देखा गया है कि जिस तरह से हमारे अलग अलग ब्रेन एरियाज़ हैं, जो हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जो सुनने की शक्ति वाला ब्रेन का पार्ट है, और जो हमारा संज्ञानात्मक फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो किस तरह से एक्टिवेट होता है, तो हमारी मशीन से उनमें लाइटिंग अप हो जाती है। जितनी एक्टिविटी ब्रेन की मंत्रोच्चार के बाद हुई या योगा ट्रायल के बाद हुई या मेडिटेशन के बाद हुई, उसमें प्री और पोस्ट इंटरवेंशन, बिफोर एंड आफ्टर के चेंजेस हमने देखे हैं। और इस तरह से ये एक एडिशनल थेरेपी या एडजंक्ट थेरेपी टू द रूटीन थेरेपी ऐड ऑन होके ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। एम्स के डॉक्टर्स की रिसर्च पूरी तरह साइंटिफिक है। ट्रायल के दौरान मरीजों को योग और मेडिटेशन कराया जाता है। इसके बाद 15 मिनट का मंत्रोच्चार का सेशन होता है। इसमें ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता है। मरीज की थेरेपी से पहले उसके वाइटल्स लिए जाते हैं। सेशन खत्म होने के बाद सारे पैरामीटर फिर से चेक किए जाते हैं। डॉक्टर्स ने बताया इसके नतीजे बहुत पॉजिटिव हैं। थेरेपी के दौरान मरीज की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि शरीर और मस्तिष्क में क्या बदलाव आए।
ज़्यादातर जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं या स्ट्रेस के शिकार हैं, तनाव में हैं, उनको हम इमेजेस दिखाते हैं जिसमें खाने की इमेजेस होंगी या कोई इमोशनल हाई, जैसे कोई राइट्स की पिक्चर है या किसी की डेथ हो गई है, इस तरह की इमोशनल वेलेंसी वाली पिक्चर्स दिखा के हम ये देखते हैं कि जो हलचल शरीर में और मन में बिफोर योग हो रही थी अब वो थोड़ी सेटल हो गई है। इस तरह से हम साइंस के द्वारा ये प्रूफ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करा के देते हैं कि हार्ट रेट की गति भी कम हो जाती है, तो ये स्ट्रेस रिडक्शन का एक पैरामीटर है। ब्रेन की ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाती है, चाहे मंत्रोच्चारण से हो, चाहे मेडिटेशन से हो और योग से हो। तो इस तरह से हम कैंसर के पेशेंट्स में, डिप्रेशन के पेशेंट्स में, फाइब्रोमाइल्जिया यानी जो अलग अलग जगह पे मसल्स में दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी हम ये काफ़ी सालों से ये स्टडी कर रहे हैं। एम्स ने मंत्रों पर जो रिसर्च की है, मंत्रोच्चार के माध्यम से जो उपचार किया है, वो सराहनीय है। आरएमएल हॉस्पिटल में भी इसी तरह की रिसर्च चल रही है। वो ये हासिल जानना चाहते हैं कि महामृत्युंजय जाप का असर क्या असाध्य रोगों से लड़ने में किया जा सकता है। जब इसके नतीजे आएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि मंत्रोच्चार का असर पूरे वातावरण पर पड़ता है, पूरी कायनात पर पड़ता है। मंत्रों के माध्यम से मन को शांति मिलती है, दिमाग तंदुरुस्त होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका विश्वास नहीं करते थे। अब डॉक्टर ने रिसर्च की है, साइंटिफिक सबूत दिए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। और अब मैं आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करवा देता हूं। अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग बन गया है, लेकिन अमरनाथ यात्री गुफा में जाकर भोलेनाथ के दर्शन 29 जून के बाद कर पाएंगे, क्योंकि 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड वॉर फुटिंग पर यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के रूट पर सभी सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट हो चुका है। सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रियों के ठहरने के लिए कैंप बनाए जा रहे हैं। पीने के लिए पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा होगी। पिछली बार की तरह श्रद्धालुओं को RFID कार्ड दिए जाएंगे, जिससे उनकी रियल टाइम लोकेशन ट्रेस की जा सके। इसके अलावा श्रद्धालुओं को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। पिछले साल 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर बाबा के दर्शन किए थे। इस बार भी 20 जून से 19 अगस्त तक यात्रा चलेगी, जिसके लिए अप्रैल से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि बिना पंजीकरण के यात्रा में शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां इस बार मेरे मेहमान होंगे कॉमेडी किंग कपिल शर्मा।